उसको देखो थोड़ा। ब्लर नहीं ना कर रहा है। ठीक। चलिए देखिए, हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सुनो ध्यान से। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया गया था कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। थोड़ा ध्यान देना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ताला बंद करो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दो तरह का बताए थे। एक बताए थे अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, और दूसरा है उत्सर्जन, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो तरह का स्पेक्ट्रम था, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अवशोषण में क्या बताया गया था, थोड़ा सा एक बार याद दिला देना है। अवशोषण में बताया गया था कि जब हाइड्रोजन परमाणु ऊर्जा लेता है तो वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और निम्न ऊर्जा स्तर से चल जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में। लेकिन क्या जितना ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु को मिलता है सब ग्रहण करता है? नहीं, कुछ ग्रहण कर लेता है, कुछ निकल जाने देता है। तो मान लीजिए कि यह हाइड्रोजन परमाणु है और ये इसका पहला कोश है। इधर से ऊर्जा जा रहा है और ऊर्जा किस रूप में है, तो ये श्वेत प्रकाश के रूप में है। ऊर्जा किस रूप में है? श्वेत प्रकाश के रूप में है। और इस ऊर्जा में सभी लोग जानते हैं कि 7 अलग अलग रंग होते हैं। इसका मतलब कि 7 अलग अलग तरंग दैर्ध्य इसमें होगा। हम लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 7 कह सकते हैं। 7 अलग अलग तरंग दैर्ध्य के क्या होंगे, इसमें तरंगे होंगी। अब इसमें से कुछ तरंग कोई क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा और निम्न ऊर्जा स्तर से चल जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में। तो जिस तरंग दैर्ध्य को ये अवशोषित करेगा वो तो इधर निकल नहीं पाएगा। तो इधर जो है उस तरंग दैर्ध्य के, मैं मान लें कि लैम्डा 3 अवशोषित कर लिया, ठीक है, लैम्डा 3 अवशोषित कर लिया, तो इधर लैम्डा 1 का तरंग दैर्ध्य का प्रकाश मिलेगा, लैम्डा 2 मिलेगा, लैम्डा 3 नहीं मिलेगा। वहां पर काली पट्टी बन जाएगी, काली रेखाएं बन जाएगी। क्यों काली रेखा बन गया? क्योंकि वो जो तरंग दैर्ध्य का प्रकाश था ना, उसका फोटोन कौन ले लिया, इलेक्ट्रॉन लेके, या निम्न से कहां चल गया, उच्च में। यहाँ काली रेखा बन गई, काली पट्टी बन गई। इस घटना को बोलते हैं, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, जो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, इसको हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब ये उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहता है। उसके बाद क्या होता है कि ये रिटर्न आ जाता है। जैसे ही रिटर्न आता है तो जितना ऊर्जा लेके गया था ऊपर, उतना ऊर्जा फिर से अवशोषित करता है, उत्सर्जित करता है। और वो उत्सर्जित जो ऊर्जा होता है वो विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। और वही ऊर्जा फिर इस काली पृष्ठभूमि पर रंगीन लाइन बनाता है, रंगीन लाइन। इसको सन 1885 में सबसे पहले बामर ने देखा था और उसने नाम रखा था H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा इत्यादि रखा था। इस तरह से क्या प्राप्त होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब ये हम लोग पढ़े थे कि ये 5 तरह का होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है? 5 तरह का। अगर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले वाले में आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से पहले वाले ऊर्जा स्तर में लौट कर आता है, तो वहां पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं लाइमन श्रेणी। अच्छा, वहां पर जितनी भी रेखाएं प्राप्त होंगी, जैसे दूसरा में से पहला में आया तो अलग तरंग दैर्ध्य का रेखा बनेगा, तीसरा में से पहला में आया तो अलग तरंग दैर्ध्य का रेखा बनेगा, चौथा में से पहला में आया तो अलग तरंग दैर्ध्य का, लेकिन सब आ तो रहा है पहले में। तो उस रेंज में जितना इलेक्ट्रॉन पहले में आ रहा है, तो वहां पर जो भी किरणें निकलेगी उन किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होगा उसके पूरे समूह को क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। और अगर उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में आ रहा है तो बामर श्रेणी, उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में आ रहा है
तो पाषाण श्रेणी, और चौथे में आएगा तो ब्रैकेट श्रेणी, पांचवें में आएगा तो फुंड श्रेणी। तो इसका एक चित्र हम बना रहे हैं, उस चित्र को बनाना है तुम लोगों को। पूरा लिख तो दिया गया था, चित्र समझ लो। देखो, अरे बुनबुनाओ ने बुनबुना रहा मधुमक्खी जैसा तुम। देखो ये अगुआ बैठ के बतिया रहे हैं सब, पीछे वाले तो ठीक है बतियाते हैं तो समझ में आ रहा है कि हम नहीं देख रहे हैं तो बतिया रहे हैं। अब आगे वाला मत बतियाओ, हम देख रहे हैं, तुम्हारा आवाज हम पहचान लेते हैं कि तुम हो। ये सब वृत्तीय कक्षाएं हैं किसका? हाइड्रोजन का। ब्रह्मांड है ये। ठीक है, इतने से काम चला लेते हैं। ये है हाइड्रोजन परमाणु, एक में छोट बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला कक्षा आई, चाहे इसको नाभिक मान लो, ये नाभिक हो गया। ये हुआ आपका पहला कक्षा, या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ढेरे बना दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले तो सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में ही गति करता है। पहले क्या गति करेगा? ऊर्जा पाएगा तब न निम्न से उच्च में जाएगा। लेकिन हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे हैं तो हमारे वाले में उच्च से कहाँ आ रहा है? निम्न में आ रहा है। तो मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च से निम्न में आ रहा है, लेकिन निम्न में कहाँ आ रहा है? तो पहले वाले में आ रहा है। तो पहले वाले में आने के लिए वह दूसरे से पहले में आ सकता है, तीसरे से भी पहले में आ सकता है, चौथे से पहले में आ जाएगा। आने की कमी है, कहीं से आ सकता है। देख रहे हैं, सब तो पहले के में आ रहा है। हो गया? चलो भाई, ये ठीक है, ये हो गया। कहाँ आ रहा है? पहले कोष में आ रहा है ना। तो जब जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आएगा तो विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो अब इस रेंज में कहीं से भी आए, अगर पहले में आ रहा है तो जो विकिरण उत्सर्जित करेगा वो जो पूरा रेंज होगा, 2 से 1 में आए, 3 से 1 में आए, 4 से 1 में आए, तो यहां पर जो बनेगा वो बनेगा लाइमन श्रेणी। यह क्या बनेगा? लाइमन श्रेणी बनेगा। ये तो पहला कक्षा हो गया। अब कहीं से भी आए, दूसरा में अगर आए, दूसरा में जैसे मान लीजिए कि तीसरा में से दूसरा में आ सकता है, चौथे में से आ सकता है, पांचवें में से आ सकता है, छठवें में से आ सकता है, देखिए कहां से आ रहा है? उच्च कक्षाओं से दूसरे वाले में आ रहा है। तो यहां पर कौन सा श्रेणी मिलेगा? बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, यहां मिलेगा बामर श्रेणी। अब उच्च से कहा आएगा? तीसरे में। तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा हुआ ना। तो इसमें हो सकता है कि चौथे में से जाए, पांचवें में से जा सकता है, छठवें में जा सकता है, सातवें में से। उच्च से तो आ ही सकता है आराम से कहीं से भी। तो यहां पर कौन सा श्रेणी मिलेगा? पाषाण श्रेणी मिलेगा ना। पाषाण श्रेणी, इसी को ही बना सकते हो। उसमें जो चार्ट पेपर है ना,
इसको बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा में गया ना, चौथे में जा। ठीक है, यहां कौन सा श्रेणी मिलेगा? ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी। और एक और बना देते हैं फुंड के लिए, फुंड। ठीक है, हो गया। यहां पर मिलेगा फुंड श्रेणी। तो चित्र से क्लियर हो रहा है कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा निकलेगा विकिरण के रूप में। अगर उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में आया, यहां पर n बराबर 1 है, यह n बराबर 2, यहाँ n बराबर 3, यह n बराबर 4, यहाँ n बराबर 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो कृपया इसको बना ले सब लोग। हेडिंग कुछ नहीं है, उसी हेडिंग में बनाना है। पांचों लिख दियो ना, तो पांचों के नीचे बनाना है। मैंने है सब और अक्षर लिखना। हाँ, चित्र बन गया सबका। अब सुनो, थोड़ा सा देख लो, फिर से आगे लिखना। ये तो हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए चित्र हो गया। अच्छा, कोई जगह ना इसको इस तरह से लाइन बना के भी दिखाया जाता है। ऐसे इस तरह से लाइन बना देगा, इसको 1 मानेगा, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, तो सब में से एक बार उतारेगा 1 में। इस तरह से समझ रहे हैं, सब में से 1 में। तो वो भी बना सकते हैं, ये हमको ठीक लगता है, ये ठीक है। ये तो हो गया हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए। अब जो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी में जो विकिरण प्राप्त होता है, मान लीजिए कि यहां से कुछ विकिरण निकलेगा ना, यहां से विकिरण बाहर तो निकल रहा है, तो जो विकिरण बाहर निकल रहा है उसका कुछ ना कुछ तरंग दैर्ध्य होगा। वो तरंग दैर्ध्य, ध्यान दीजिएगा, लाइमन श्रेणी में जो विकिरण प्राप्त हुआ है उसका तरंग दैर्ध्य 1216 एंगस्ट्रॉम से लेकर 912 एंगस्ट्रॉम तक होता है। किस श्रेणी का? जो भी लाइमन श्रेणी में, लाइमन श्रेणी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा लिया, निम्न से उच्च में गया और फिर उच्च से लौट के आया है 1 नंबर वाले में। तो 1 नंबर वाले मतलब क्या है? पहले कक्षा में लौट के आया है, तो पहले कक्षा में लौट के आया तो कुछ ऊर्जा बाहर निकालेगा। जो ऊर्जा बाहर निकालेगा वो विकिरण के रूप में प्राप्त होगा। उसी विकिरण का तरंग दैर्ध्य है। तो कितना से कितना तक होता है? 1216 से लेकर के 912 तक। मतलब हम कहें कि पराबैंगनी जो लाइमन श्रेणी जो मिल रहा है उसमें सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 1216 और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य 912 एंगस्ट्रॉम। और जो किरणें वहां से निकलती है नवसर्जन के दौरान, ओए क्या हो गया? क्या हुआ? हार्ट फेल करा देगी। चूहा से मैं डर गया तुम। सुनो ध्यान से अब। तो लाइमन श्रेणी की जो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य है वो 1216 एंगस्ट्रॉम से 912 एंगस्ट्रॉम। मतलब लाइमन श्रेणी में जो सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य होगा उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 1216। इसका सबसे हाईएस्ट होगा 1216 और सबसे लोएस्ट होगा 912। और ये जो किरणें निकलती हैं पराबैंगनी होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। पराबैंगनी किरणों को मतलब हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, पराबैंगनी किरण निकलता है। बामर श्रेणी में जो विकिरण निकलता है, जो ऊर्जा विकिरण के रूप में निकलता है, उस विकिरण में सबसे हाईएस्ट तरंग दैर्ध्य होता है 6563 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3646 एंगस्ट्रॉम।
मतलब सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य बामर श्रेणी में कौन होता है? 6563। इसका तरंग दैर्ध्य देख रहे हैं, ज्यादा है 6563। और ये 3646 एंगस्ट्रॉम, ये दृश्य प्रकाश के अंतर्गत आता है। बामर श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? दृश्य प्रकाश के अंतर्गत। इसको हम खुली आंख से देख सकते हैं। उसके बाद से पाषाण श्रेणी, इसका तो और हैवी है। पाषाण श्रेणी में जो सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य है वो 18,761 एंगस्ट्रॉम से 8208 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और ये किसमें आता है? अवरक्त भाग में। देखो अवरक्त का मतलब ना दृश्य क्षेत्र, जैसे हमारी आंखें जो है सभी तरंग दैर्ध्यों को नहीं देख पाती हैं, तो जितना तक देख पाता है ना वो दृश्य के रेंज में आता है। इससे अगर कम होगा तो पराबैंगनी किरण हो जाएगा, वो भी नहीं दिखाई देगा। इससे ज्यादा होगा तो अवरक्त हो जाता है, वो भी नहीं दिखाई देगा, अवरक्त किरण नहीं दिखाई देती है। तो दृश्य ही दिखाई देगा, तब नाम तो है इसका दृश्य भाग, दृश्य प्रकाश जो हमको दिखाई दे, बाकी ये नहीं दिखाई देता है। तो पराबैंगनी दृश्य से क्या होती है? इनका तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, और अवरक्त का दृश्य से तरंग दैर्ध्य बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो पाषाण श्रेणी का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कितना है? 18,761, और सबसे कम 8208। उसी तरह ब्रैकेट श्रेणी का 40,533 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 14,592, ये भी अवरक्त भाग में आता है। और फुंड श्रेणी में 74,618 एंगस्ट्रॉम से 22,800 एंगस्ट्रॉम, ये भी आता है किसमें? अवरक्त में। अब देखो दृश्य से बड़ा जितना होगा सब किसमें चल जाएगा? अवरक्त में। और दृश्य से छोटा होगा तो पराबैंगनी में चल जाएगा। तो पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त 3 भागों में प्राप्त होता है। तो नीचे क्या करेंगे ना, रिमार्क लिख लेंगे इसको बनाने के बाद से, और ये उतार देंगे उसमें। नहीं, ये तो उस हेडिंग का हिस्सा है। जो हम 5 हेडिंग अलग अलग लिखाए हैं वो 5 इसमें है। चलिए सवाल लिखिए। तो क्वेश्चन लिखें। एक अल्फा कण V वोल्ट से त्वरित होकर, एक अल्फा कण V वोल्ट से त्वरित होकर, एक अल्फा कण V वोल्ट से त्वरित होकर एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z है, एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z है से टकराता है। Z है से टकराता है। Z है से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी, निकटतम पहुंचने की दूरी r0 हो, तो हम लोग इसी को स्मॉल r से दिखाए हैं, और ये कह रहा है r0 नीचे 0 रहेगा, हो तो सिद्ध कीजिए कि r0 इक्वल टू 14.4 Z बटा V एंगस्ट्रॉम। r0 इक्वल टू 14.4 Z बटा V एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब समझ रहे हैं? अब ध्यान से देखिए, एक कोई नाभिक है, यहां पर मान लीजिए कि नाभिक है, और एक अल्फा कण, भाई अल्फा कण नाभिक की ओर जा रहा है, यहां पहुंच गया, तो कितना दूरी तक हाईएस्ट पहुंच जा रहा है? r0 तक तो पहुंच रहा है, r0 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब कि वो त्रिज्या ही तो दे रहा है, तो त्रिज्या दे रहा है, तो यहां पर इसके पास कौन सा ऊर्जा है?
गतिज ऊर्जा, सारा का सारा ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में हम R के लिए सूत्र पढ़े थे, बताओ तो क्या पढ़ा गया था। चूंकि R नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या था Q1 अच्छा Z के रूप में बताओ, ZE² बटा नहीं, एक U के रूप में पढ़े थे, एक K के रूप में पढ़े थे, तो क्या था, K था, यहाँ 2 नहीं ना था जी, यहाँ पर K था। अरे हम K और U अब तक तो हम सूत्र बना दिए होते, कहाँ 2 है, वही तो हम कह रहे हैं कि 2 नहीं रहेगा, 2ZE² बटा K। अब ठीक है, यहीं पर U था, U स्थितिज ऊर्जा है, K गतिज ऊर्जा है। अब ठीक है, तो ये R0 के लिए फार्मूला लिख दिया गया है, ये नाभिक की त्रिज्या के लिए सूत्र है। अब इसी को हमको सिद्ध करना है ना कि कितना है, तो 14.4 Z बटा V एंगस्ट्रॉम है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए Z तो इसमें रखना है, तो Z जैसे है वैसे रहेगा। इसमें देखिए K इसमें नहीं है, इसमें क्या है V। अब चूंकि कहा जा रहा है ना कि अल्फा कण को V वोल्टेज से त्वरित करके भेजा जा रहा है, तो लिखेंगे कि चूंकि अल्फा कण V वोल्टेज से क्या होता है, त्वरित होता है, इसलिए K इक्वल टू, K मतलब क्या है, ऊर्जा, K मतलब, और ऊर्जा के लिए सूत्र होता है V इंटू Q, एक फार्मूला पढ़े होंगे, V इक्वल टू W/Q। W कार्य है और जो कार्य है वही उसकी ऊर्जा है। इसका मतलब कि अल्फा कण को K कार्य कराने के लिए W ऊर्जा दिया गया होगा, वोल्टेज से त्वरित किया गया है, मतलब जो W है वही क्या है, K है, वही U है, वही K है। तो K इक्वल टू Q चलाएगा इधर, V इंटू, अच्छा अल्फा कण है तो अल्फा कण का जो आवेश होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 2E। तो K के बदले में क्या लिख सकते हैं, V इंटू, ये लाइन समझ में आया है कैसे आया है, मेन फार्मूला होता है V इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो W बराबर V इंटू Q, W किया गया कार्य है और अल्फा कण पर जो कार्य करेंगे वही उसको ऊर्जा के रूप में मिलेगा। इसका मतलब कि यही आपका K है, यही U है, और Q अल्फा कण है तो अल्फा कण के लिए Q कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर तो होता है, तो ही V इंटू 2 लिख दिया गया। अब इसी मान को उठाना है, इसमें रख देना है, तो हम लिख सकते हैं तब R0 इक्वल टू, इसका मान रख दें 9 इंटू 10 टू द पावर 9, माइनस नहीं होता है, हाँ प्लस होता है, इंटू 2Z। ठीक है, E², E का मान होता है, चार रहने दो, E रख दो, E², और नीचे देखिए V इंटू 2E, V इंटू, तो 2 से 2 कट गया, एक E से एक ही कट गया ना, और मान रख दिया जाए, तो R0 इक्वल टू देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। ठीक है, Z रखना ही है, Z, और E के बदले में होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बटा, नीचे केवल V है, अच्छा नीचे V यहां भी बच रहा है, तो उस V को हम लोग कुछ मान नहीं रखेंगे, ना दिया है ना रखेंगे। अब देखिए गुणा कराइए, R0 इक्वल टू 16 नवा 144, तो 144 दशमलव को अंक के बाद, एक अंक के बाद, और 10 के घात 9, 10 के घात -19, तो 10 के घात -10, अब हो जाएगा Z बटा V, और ये किस में है, मीटर में है। ठीक है, अब -10 को हटा देंगे तो एंगस्ट्रॉम में, तो R0 इक्वल टू 14.4 Z बटा
भी यही कहा है सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका सूत्र लगा है ना, ये पहले लेसन से सूत्र लगा है, पहला लेसन का सूत्र है। छाप दो ये हो गया। तो ये बामर श्रेणी में जो विकिरण निकलता है उसके तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र क्या है? बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए 1/λ इक्वल टू आर, 1/2 स्क्वायर ना दूसरे में आएगा माइनस n2 स्क्वायर, उच्च में से दूसरे में आएगा। अब दूसरे में आएगा तो सबसे पहले दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? नीचे से देखे तो 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। मतलब अगर चौथे में तीसरे में से दूसरे में आ रहा है तो पहला रेखा प्राप्त होगा। तीसरे में से दूसरे में आ रहा है तो पहला रेखा, चौथे में से दूसरे में आ रहा है दूसरा रेखा, पांचवें में से दूसरे में आ रहा है तीसरा रेखा। इस तरह से ऊपर से नहीं गिनेंगे, ऊपर का तो पता नहीं कि कहां से आ रहा है। तो दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? तो तीसरे से आ सकता है, पहला रेखा मिल गया। इसका मतलब कि हम पहले रेखा के लिए, पहली रेखा के लिए बताओ n2 का मान कितना रख दें? पहली रेखा के लिए n2 3 होगा ना, n2 बराबर, अब दूसरा में तो आ ही रहा है तो दूसरा में से दूसरा में आएगा नहीं, तीसरे से आना शुरू होगा। तो पहली रेखा के लिए n2 बराबर 3, तो 1/λ इक्वल टू रिडबर्ग नियतांक r है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। देखना थोड़ा, 10 टू द 7 है। और देखिए 1/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है, अब 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, देखिए 1/4 और माइनस 1/9, ये भी 1/λ निकल रहा है, फिर हमको पलटना पड़ेगा लैम्डा के लिए। तो 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, 4 और 9 का एलसीएम 36, 4 9 का एलसीएम 36, 4 से भाग करेंगे 36 में ना, 4 9 36, 9 माइनस 4 कर दे रहा है, 9 माइनस 4, तो 1/λ इक्वल टू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 5/36। ठीक है, अब अगर इसको हम पलटेंगे तो कितना होगा? देखिए लैम्डा इक्वल टू, अब 36 चल जाएगा ऊपर, आई सब चलाएगा नीचे, तो क्यों ना 5 से गुणा करके ले आए, तो 5 सते 35, हासिल 3, 5 9 45, 3 48, यहाँ 4 हो जाएगा और 5 एक 5, 3 अंक के बाद, अच्छा 10 के घात नहीं नीचे तो आएगा ना। देखो 36 ना नीचे है, पलटे है, अरे सुनो ना, अभी नहीं ले जाएंगे ना, सुनो ध्यान से। 36 हम कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हैं, तो 36 को कहाँ रख दिए? ऊपर कर दिए, और बाकी जो ऊपर था सब कहाँ चलाया? नीचे। तो लैम्डा इक्वल टू, ठीक है माइनस में होगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि दशमलव को खत्म कर दें। तो दशमलव खत्म करने के लिए इसमें से क्या करेंगे? 3 को 10 निकालेंगे, तो या इसको ऊपर भी ले जाएंगे तो 36.000। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि नीचे दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो ऊपर भी जानबूझ के 3 अंक बना रहे हैं। और देखो ये हो जाएगा 5.485, दोनों में बराबर अंक है, आई चल गया ऊपर 10 टू द पावर -7। और जब दोनों में बराबर अंक हो जाता है ना, तो दोनों को बिना गुणा किए छोड़ सकते हैं। जैसे दशमलव में यहाँ पर कितना अंक है? 3 अंक है ना, ऊपर भी अगर दशमलव के बाद 3 अंक है तो बिना गुणा किए सीधे से दशमलव को छोड़ के लिख सकते हैं। तो अब लैम्डा इक्वल टू क्या लिख देंगे?
36,000 बटा 5,485 और गुणे 10 के घात -7। समझा है? तो ऊपर नीचे सोचते हैं कि किससे गुणा करें। गुणा करने से बढ़िया है ऊपर नीचे दशमलव के अंक को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। यहाँ दशमलव नहीं था तो कोई बात नहीं है, लास्ट में है ना, यहाँ पर लगा करके 3 जीरो बढ़ा दिए गए, नीचे 3 अंक है ही, और ऊपर का भी दशमलव छोड़ दीजिए, नीचे का भी छोड़ दीजिए। ऊपर छोड़ेंगे 36,000 हो गया और नीचे 5,485 और जो नीचे 10 के घात 7 था ऊपर जाके -7 हो गया। अब यहाँ से भाग करेंगे तो लैम्डा का मान कितना आएगा, भाग किया जाए। 36 में 10 उपकरण किस दिन काम आएगा? तो 36,000 और भगे परीक्षा में नहीं मिलेगा ले जाने के लिए 5485 और ये आ गया 6.5633 6.5633। ठीक है, चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, इतना रन दीजिए। अब गुणे 10 के घात कितना, अगर इस दशमलव को सबसे लास्ट में यहां ले जाना चाहें, समझे, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 6563 गुणे 10 के घात -10, क्योंकि दशमलव को 3 अंक उधर लेगा ना, दाहिने तरफ लेगा है, तो जितना अंक ले जाएंगे उतना घटेगा। तो 3 अंक ले गए तो -7 में से -3 हुआ, तो -7 और -3 -10 ये आया मीटर में। ठीक है, आज छोड़ देंगे तो 6563 एंगस्ट्रॉम। ये जो निकला है ना, ये पहले लाइन के लिए निकला है, बामर श्रेणी का पहले लाइन का तरंग दैर्ध्य। ऐसा ही निकालना है दूसरे लाइन का। तो दूसरे लाइन के लिए क्या होगा बताइए? कुछ नहीं होगा, N2 बराबर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और तीसरा जब लाइन निकालेंगे तो N2 बराबर 5, बाकी तो 2 में आ ही रहा है। ये रेडबर्ग नियतांक वैसे ही होगा, कैलकुलेशन सेम है। अब गुणा भाग तुम लोग के ठीक ठाक होना चाहिए, बना सकते हो उसको, तो इसको उतार लो, वो दोनों बना लेना।